टू डिस्कस करेंगे आज हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। दो टाइप की कम्युनिकेशन होते हैं। पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहले वर्बल वर्ड को हम समझते हैं कि वर्बल होता क्या है। जब भी हम कोई बात अपनी वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम बोलते हैं वर्बल। और जब किसी भाषा का या किसी शब्दों का यूज़ नहीं होता है, उपयोग नहीं करते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो पहला हम समझेंगे वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल मैंने बताया कि जब वर्ड्स का यूज़ होता है तो उसे वर्बल बोलते हैं। और कम्युनिकेशन मतलब बातचीत में, जब हम अपनी बातचीत में कम्युनिकेट करने के लिए वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो उसे हम कौन सा कम्युनिकेशन बोलेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड्स टू कन्वे अ मैसेज। एक मैसेज को कन्वे करने में, एक मैसेज को सेंड करने में जब हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब वर्बल कम्युनिकेशंस के कुछ टाइप्स होते हैं, उनको हम देखते हैं। पहला होता है ओरल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन, तीसरा होता है विजुअल एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, चौथा होता है साइलेंस। तो इसका पहला पार्ट डीपली समझते हैं। ओरल कम्युनिकेशन। हम जब छोटे थे तो दो टाइप के हमसे क्वेश्चंस एग्जाम हुआ करते थे। एक होता था ओरली टेस्ट और एक होता था रिटन टेस्ट। ओरल मीन्स होता था मौखिक, मतलब जिसको हम माउथ से बोलकर जो टेस्ट देते थे उसे हम बोलते थे ओरल। मतलब फेस टू फेस टीचर ने क्वेश्चन किया, हमने उसका ऑन दैट टाइम हमने क्या किया, उनको रिप्लाई किया, तो वो कौन सा था? ओरल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या है, ओरल मीन्स होता है कि जिसे हम बोलकर, स्पीक आउट कर कर, ठीक है, शब्दों को बोलकर जब हम कोई अपनी बात कहते हैं तो वो कौन सा होता है? ओरल कम्युनिकेशन होता है। ओरल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेटिंग विद स्पोकन वर्ड्स, मतलब शब्दों को बोलकर जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं ओरल कम्युनिकेशंस के, तो उनको समझ लेते हैं। तो पहला है इमीडिएट फीडबैक, मतलब आप जिससे बात कर रहे हो, अगर आप उसे बोलकर बात कर रहे हो तो जब आप उसके सामने बोलकर बात कर रहे हो या फ़ोन पे बोलकर बात कर रहे हो तो वो भी क्या करेगा, बोलकर आपको अपना जो फीडबैक है देगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई कहाँ जा रहे हो, ठीक है, मैंने आपसे बोलकर बोला कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो आप जहाँ जा रहे हो उसका आंसर दोगे कि मैं आगरा जा रहा हूँ। तो जो फीडबैक है, जो रिस्पॉन्स है, मुझे इमीडिएट मिला, मतलब तुरंत मिला, क्विक मिला। तो इसका पहला इंपॉर्टेंस क्या है? इमीडिएट फीडबैक। दूसरा होता है टाइम सेविंग। अब बोलकर बात करने में, लिखकर बात करने में, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे मैं बोलकर बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या है, टाइम बच रहा है, टाइम सेव हो रहा है, ठीक है। तीसरा है क्विक फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक और क्विक फीडबैक दोनों सेम है। क्विक फीडबैक मतलब कि फीडबैक जो था वो क्विकली आपके पास आया, उसमें टाइम नहीं लगा। चौथा है हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब आप अपनी बात बोलकर कहते हो तो जो सामने वाला पर्सन है उसको अच्छे से समझ में आता है। समझ में अच्छे से क्यों आता है? क्योंकि आप जब लिखकर बात कहोगे तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उसको समझ में नहीं आते हैं। अब जब आप बोलकर सामने बात कर रहे हो, उससे स्पोकन वर्ड से कर रहे हो, तो आपसे पूछ सकता है भाई ये वाला मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो। तो उसमें जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अच्छा होता है। अगला है क्विक रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। मान लो कि कहीं फाइट चल रही है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कागज़ पे लिख के दे रहे हो कि भाई फाइट मत करो, फाइट करने से ये होगा। अब जिस फाइट कर रहा है वो पढ़ रहा है कि भाई ने लिखा है कि फाइट मत करो, फाइट करने से प्रॉब्लम्स होंगी। फिर उसने कुछ बोला, ठीक है, कि ये ऐसे कर रहा था, फिर आप उसे लिख कर दे रहे हो। तो जो लिख कर आप दे रहे हो ना, उसमें डिस्प्यूट और बढ़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बात सुनना बंद कर दे, क्योंकि वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। जब आप बोलकर समझाओगे कि भाई फाइट मत करो, आप लोग आपस में बात कर सकते हो, इस मैटर को सॉल्व कर सकते हो, आपने जब ओरली उनसे बोलकर बोला तो वो डिस्प्यूट है वो क्या होगा, समाप्त हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे रेजोल्यूशन मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा डिस्प्यूट्स का, फाइट्स का। अगला है फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज विजिबल। जब हम बोलकर बात करते हैं तो जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस है, जैसे मान लो कि मैंने व्हाट्सएप पे से पूछा कि भाई कैसा है, हाउ आर यू, अगर वो अच्छा नहीं है, उसने बोल दिया आई एम फाइन, तो हम पता नहीं कर सकते कि वो ठीक है कि नहीं है। हम किस पे विश्वास करेंगे? जो उसने लिखा है कि आई एम फाइन वो ठीक है, तो हम सोचेंगे कि बंदा ठीक है, लेकिन वो शायद सैड हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी के सामने बात करते हैं, ओरली मौखिक में बात करते हैं, देखकर बात करते हैं, तो उसके जो फेस का एक्सप्रेशंस है उससे समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये खुश नहीं है। तो हम जब ओरली बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज हमें समझ में आ जाती है। अगला है पर्सनल टच, मतलब जब हम बंदे से बात कर रहे हैं तो वो हमारे सामने है, उससे हम पर्सनली टच हैं, ठीक है।
वो कहाँ झूठ बोल रहा है, कहाँ पे सच बोल रहा है, कौन सी बात वो घुमा फिरा कर बोल रहा है, क्या वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन में। अगला पॉइंट है हेल्पफुल फॉर टीम वर्क। जब एक टीम को संबोधित करते हैं, एक टीम को एक साथ संबोधित करना किससे पॉसिबल है? ओरल से पॉसिबल है। आप हर एक को लिख कर भेज कर समझा नहीं सकते। जैसे कि एक टीम है, उसको अगर आप रिटर्न में संबोधित करते हो तो उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब टीम को जब आप ओरली संबोधित करते हो, मोटिवेट करते हो, तो टीम जो वर्क है उसमें हेल्प मिलेगी। लोग आपकी बात सुनेंगे, वर्कर्स, फिर जो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑन द पॉइंट, ऑन दैट पॉइंट वो क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे और आप उनको सॉल्यूशंस दोगे। तो इससे क्या होगा, टीम वर्क मजबूत होगा, हेल्प मिलेगी इसमें। तो ये सभी एडवांटेजेस थे। अब सीधा एक पता है आपको कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, चिट होता है तो पट भी होता है, हेड होता है तो टेल होता है। अब इसके एडवांटेज देख लिए तो इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो इसके देखते हैं कुछ डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। पहला है नो रिकॉर्ड्स। मतलब जो आप मौखिक में बोल रहे हो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। अगर आप लिख कर दे रहे हो तो उसका रिकॉर्डिंग है। जब भी कोई बात बोलता है कि देख भाई, अगर इंडिया, मैं लिख कर देता हूँ इंडिया जीतेगी, तो वहाँ पर लिख कर देने का मतलब क्या होता है कि भाई एक मैं प्रूफ दे रहा हूँ, एक रिकॉर्ड दे रहा हूँ। मैं लिख के दिया कि इंडिया जीतेगी, अगर हार जाए तो मुझसे ये ले लेना। तो वहाँ पे एक एविडेंस रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं होता। मैंने बोल दिया कि इंडिया जीतेगी, अब 10 दिन बाद आप मेरे पास आ रहे कि भाई तुमने बोला था इंडिया जीतेगी लेकिन इंडिया तो हार गई। कब बोला भाई? मैंने कब बोला तुझसे कि इंडिया जीतेगी? कोई एविडेंस नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ओरल में ये डिसएडवांटेज होता है। दूसरा है मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब मैं बोलना कुछ और चाह रहा था, आपने कुछ और समझ लिया। ठीक है, जब हम कोई मैसेज लिखकर टाइप करते हैं तो उसमें हम सोचते हैं कि जो मैंने लिखा है उसको हम दोबारा रीराइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा। जहाँ सही नहीं लिखा वहाँ पे हम उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हम ओरली बात करते हैं तो उसमें दोबारा चेंज करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, जो हमारे मुख से निकल गया वो निकल गया। ठीक है, तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। अगला है मे नॉट बी सफिशिएंट इन बिजनेस कम्युनिकेशन। जो ओरल कम्युनिकेशन है वो बिजनेस कम्युनिकेशन में सफिशिएंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन में एविडेंस चाहिए, रिकॉर्ड्स चाहिए। ठीक है, तो उसमें जैसे मान लो कि एक इंसान ने आपसे कर्जा लिया, आप एक बहुत बड़े बिजनेस फर्म के मालिक हैं। अब मैं आया, मैंने बोला भाई मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं आपको 2 महीने बाद दे दूंगा। और मेरे ओरल कम्युनिकेशन पे आपने क्या किया, मुझे 1 लाख रुपए दे दिए। अब मैं आपके 1 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया, मतलब गायब हो गया। अब 2 महीने बाद मुझे आप गोलगप्पे खाते हुए पकड़ा आपने, बोला भाई मेरे 2 लाख रुपए कहाँ हैं? बोलूँगा कौन से रुपए भाई, मैंने आपसे कब रुपए लिए? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। तो ये बिजनेस कम्युनिकेशंस में जो बिजनेस की प्रॉब्लम, उसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिकॉर्ड। हर एक चीज़ की रिकॉर्ड होता है। तो बिजनेस कम्युनिकेशंस के लिए ओरल कम्युनिकेशन सही नहीं है, सफिशियंट नहीं है। ठीक है, उसमें आपको रिकॉर्ड भी चाहिए। अगला है इन केस ऑफ मीटिंग लॉन्ग स्पीचेस कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ टाइम। जब मीटिंग्स होती हैं और लॉन्ग स्पीचेस होती हैं, जैसे मान लो मीटिंग का मकसद क्या होता है, एक डिसीजन को बनाना। अब डिसीजन अगर आप एक रिटर्न पेपर में लिख के देते हो, छोटे से पेपर में, कि कल से ये टाइमिंग रहेगी, आपको इस ड्रेस में आना है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। लेकिन अगर आप वही चीज़ एक मीटिंग में डिस्कस करते हो सामने, तो उसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। कहीं कहीं पे तो आधे लोग सो जाते हैं मेंबर्स आपकी बात सुनते सुनते। तो यहाँ पे क्या होता है कि लॉन्ग स्पीचेस और मीटिंग में जब आप ओरली बोलते हो तो बहुत टाइम लेता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन, रिटेंशन मीन्स होता है उसको मेमोराइज करना। जैसे मान लो कि मैंने आपसे कोई बात बोली, ठीक है, अब एक बार मैंने बात बोल दी, वो आपके माइंड में पूरी तरह नहीं गई, कुछ टाइम बाद आप उसे भूल जाओगे, आप उसे रिटेंड नहीं कर पाओगे, दोबारा उसे वापस नहीं ला सकते। लेकिन मैंने आपको कोई अगर लिख के एक पेज में दिया तो आप दोबारा उसे पढ़ भी सकते हो। तो इसे हम बोलते हैं पुअर रिटेंशंस। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे ओरल कम्युनिकेशंस के। आगे पढ़ते हैं मेथड टू इम्प्रूव ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। अब डिसएडवांटेजेस हैं, समस्या है, तो इसके सॉल्यूशंस भी होंगे। देखते हैं क्या सॉल्यूशंस हैं। तो पहला है स्पीक इन अ क्लियर कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग वॉइस। जब भी आप बात करो आपकी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नींद में सोते हुए बात कर रहे हो कि मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग सही ढंग से काम करो तो बिजनेस,
जब आप ही नींद में हो तो वर्कर्स को नींद आएगी ही आएगी। तो जो आपकी वॉइस है वो क्लियर और स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट, एक विश्वास से भरी होनी चाहिए कि आप जो बात बोल रहे हैं वो 101% सही है। दूसरा पॉइंट है अवॉइड यूजिंग फिलर वर्ड्स। फिलर मीन्स होता है, फिल मीन्स होता है भरना, फिलर मीन्स भरने वाले, मतलब ऐसे शब्द जहां आपको कुछ वो समझ में नहीं आ रहा है, आप वहां पर क्या कर रहे हो, फिलर वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं कई वर्ड में यूज़ करता हूँ या फिर या दैट लाइक, मतलब ये वर्ड्स जो हम दो सेंटेंस को अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, इनको अवॉइड करना ज़रूरी है। ठीक है। अगला है बी एन एक्टिव लिसनर। जब भी हम बातचीत करते हैं तो हमें सुनना पड़ता है और उसके बाद बोलना पड़ता है। आप बोलना पसंद करते हो लेकिन सुनना पसंद नहीं है तो आपको सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए। आप एक अच्छे एक्टिव लिसनर होने चाहिए, मतलब जो बात बोल रहा है उसको ढंग से सुनो, क्योंकि जब आप सुनोगे तभी आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप सुनोगे ही नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। तो बी एन एक्टिव लिसनर। अगला है पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप कोई बात करते हो तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पर अटेंशन दो। जिस टाइप से बात कर रहे हो उसी टाइप की आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। मतलब आप सैड बात कर रहे हो और चेहरे पे मुस्कान है तो वो वहाँ पर आपका इम्पैक्ट गलत पड़ेगा। अगला है थिंक बिफोर स्पीकिंग। मतलब बोलने से पहले सोचो, जो आप बोल रहे हो उससे पहले सोचो कि आप जो बोल रहे हो उससे सामने वाले पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे 3 इडियट मूवी में वो भैया जाते हैं स्पीच देने, या उसमें कुछ ही बोलते हैं, उनको पता ही नहीं है वो क्या बोले जा रहे हैं, तो उससे उनकी क्या होती है, बहुत सारी बेइज्जती होती है। ठीक है, और सब लोग मजाक बनाते हैं। तो उसने लिखा, मतलब जो बोल रहे हैं उसको एक बार सोच समझ के बोलना चाहिए कि बाद में आपका मजाक ना बने। उसके बाद है यूज़ कॉन्साइज लैंग्वेज। मतलब पूरी जानकारी सही ढंग से और थोड़े शब्दों में। ठीक है, जो आपकी भाषा है उस कैसी होनी चाहिए, कॉन्साइज लैंग्वेज होनी चाहिए। मतलब जानकारी पूरी दो लेकिन सही ढंग से और थोड़े शब्दों में देनी चाहिए। ठीक है। अगला है प्रैक्टिस योर स्किल्स। अपनी स्पीकिंग, राइटिंग, बॉडी लैंग्वेज, ये जो स्किल्स हैं इनकी प्रैक्टिस करो एक अच्छी ओरल कम्युनिकेशन करने के लिए। अगला है राइट या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जो आप उच्चारण कर रहे हो वो आपका सही होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद है लास्ट गेन फीडबैक। जब भी आप किसी से कोई बात बोल रहे हो तो उसका फीडबैक लो कि उसको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। जैसे क्लास में टीचर पढ़ाता है तो पूछता है कि स्टूडेंट समझ में आया, तो लोग बोलते हैं आया, अगर बोलते हैं नहीं आया तो दोबारा समझाते हैं। इससे क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन पास करना चाह रहे हैं वो सही ढंग से पास हो जाती है। अब टीचर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट अपने में मस्ती कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो सुनना ही बंद कर दिए, तो इसमें इन्फॉर्मेशन अच्छे से पास नहीं होगी। तो ये मेथड्स थे कुछ ओरल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के। अगला है एसेंशियल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। मतलब ओरल कम्युनिकेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है। तो पहला है क्लियर क्लियर प्रोनाउंसिएशन। हमने पहले देखा था कि इसमें क्या होना चाहिए, उच्चारण अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सही होना चाहिए। दूसरा है ब्रीफ मैसेज। मतलब शॉर्ट एंड क्विक, छोटा और जल्दी। ब्रीफ मीन्स होता है संक्षिप्त। ऐसा नहीं है कि आप पूरी महाभारत लिख के बैठे हो, थोड़ा सा मतलब छोटा सा और जल्दी मैसेज आपका होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। तीसरा है प्रिसाइजन। मतलब एग्जैक्टनेस ऑफ द मैसेज। जो मैसेज है वो कैसा होना चाहिए, एग्जैक्टली वैसा होना चाहिए जैसा आप बताना चाह रहे हो। मतलब जो मैसेज है डिलीवर करना चाह रहे हो वो सही होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट होना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोले जा रहे हो। तो इसमें क्या होगा कि जो रिसीवर है उस पर, जो ऑडियंस है उस पर फ़र्क पड़ेगा। आप बताना कुछ और चाह रहे हो लेकिन आप खुद ही एग्जैक्टली नहीं बोल पा रहे हो, एग्जैक्ट मैसेज नहीं डिलीवर कर पा रहे हो, तो रिसीवर जो आपने डिलीवर किया है वही सुनेगा, और जो सुनेगा तो इन्फॉर्मेशन गलत पास होगी जिससे कि बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगला है यूज़ चौथा पॉइंट है कन्विक्शन। मतलब शुड बिलीव इन फैक्ट्स बिफोर कम्युनिकेटेड टू अदर। कन्विक्ट होना मतलब कन्विंस, खुद पहले कन्विंस हो जाओ। जो आप बात कर रहे हो उसमें अगर आप खुद सहमत नहीं हो, ठीक है, जब आपको ही वो बात गलत लग रही है, आप खुद ही सहमत नहीं हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, अब मुझे खुद नहीं सहमति नहीं है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप उस बात को अच्छे से नहीं समझा पाओगे। ठीक है, जब आप खुद ही सहमत हो तो आप उस बात को अच्छे से समझा पाओगे। तो शुड बिलीव इन फैक्ट्स, पहले खुद विश्वास करो उन फैक्ट्स पे जो आप बताना चाह रहे हो दूसरों को। ठीक है। अगला है यूज़ नेचुरल वॉइस। जो आपकी नेचुरल वॉइस है उसका यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि आपको, आप इंग्लिश बोलते हो आई एम अ बॉय,
मैं एक लड़का हूँ, आप बोले मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय, मतलब आप उसको थोड़ा चेंज कर रहे हो अमेरिकन में अपना थोड़ा इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपके वर्ड्स हैं वो समझ में नहीं आएंगे। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें सरल सिंपल भाषा हो और आपकी नेचुरल वॉइस हो, ठीक है। अगला है कम्युनिकेट विद राइट पर्सन, मतलब जिस व्यक्ति को, जैसे मान लो कि आपको कोई मैसेज सेंड करना है राम को और आप कर रहे हो श्याम को। अब मैसेज राम के लिए आप कर रहे हो श्याम को, तो आप राइट पर्सन को कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन पास करनी थी राम को, आपने पास कर दी श्याम को। अब राम को इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, श्याम को मिल गई, श्याम ने उसके अकॉर्डिंग काम किया, श्याम को वो काम करना नहीं था। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होगा, खिचड़ी पक जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, आपको राइट पर्सन को कम्युनिकेट करना है, जिसको मैसेज भेजना है, जिसको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको उसको ही कम्युनिकेट करना है। अगला है लुक फॉर फीडबैक, जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो, जिसको बात बता रहे हो, तो उनसे फीडबैक भी लो कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला है अलाउ टू आस्क क्वेश्चंस, मीन्स आप कोई चीज़ समझा रहे हो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके समझाने के बाद वो चीज़ सामने वाले बंदे को या सामने वाले इंसान को समझ में आई गई होगी। तो आप क्या करो, उनसे जो चीज़ समझ में नहीं आई, तो उनसे आप बोल दो कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, या फिर आपको कोई पूछना हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो उन्हें अलाउ करो क्वेश्चंस पूछने के लिए, ठीक है। ये हो गए ओरल कम्युनिकेशंस। अब आते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन, जो सेकंड पॉइंट था किसका, वर्बल कम्युनिकेशन का। मतलब हमने किया क्या किया, मौखिक बोलकर जब बात दर्शाई तो वो हो गया ओरल। अब जो लिखकर, मतलब रिटर्न में लिखकर जब जो वर्ड जो बात दर्शाएंगे, जो हम बातचीत करेंगे, वो कौन सी होगी, रिटर्न कम्युनिकेशन। द कन्वर्सन विच इज़ डन इन राइटिंग इज कॉल्ड रिटर्न कम्युनिकेशन। मतलब लिखकर जो अपनी बात को हम कन्वर्सन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, रिटर्न कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल, लेटर्स, ईमेल्स, टेलीग्राम एट्सेट्रा। लेटर्स, हमने अपनी बात लिखकर किसी दूसरे इंसान तक पहुंचाया, वो उस बात को पढ़ेगा, तो वो क्या हो गया, रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है इट इज़ अ परमानेंट रिकॉर्ड एंड कैन बी यूज्ड एज एज रेफरेंस इन फ्यूचर। देखो, एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशंस क्या होंगी, रिटर्न कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज होंगे, ठीक है। और डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या होंगे, रिटर्न कम्युनिकेशंस के एडवांटेज होंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखना। जो ओरल कम्युनिकेशंस के एडवांटेज थे वो यहाँ पे डिसएडवांटेज होंगे, और जो वहाँ पे डिसएडवांटेज थे वहाँ पे क्या होंगे, एडवांटेज होंगे। जैसे पहला इट इज़ परमानेंट रिकॉर्ड, वहाँ पे क्या था, नो रिकॉर्ड, यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ परमानेंट रिकॉर्ड एंड कैन बी यूज्ड एज डिफरेंस इन फ्यूचर। मतलब ये क्या होता है, परमानेंट रिकॉर्ड होता है। आपने लिख कर दे दिया कि इंडिया मैच जीतेगी, उस बंदे के पास लिखा हुआ रखा है, तो आप बाद में ये नहीं बोल सकते भाई मैंने कब बोला था, भाई तेरा लिखा हुआ रखा है, तूने लिख के दिया था, इस तारीख को दिया था, तो आपके पास रेफरेंस है, एविडेंस है कि फ्यूचर में जो आपके काम आएगा। दूसरा पॉइंट है इट कैन बी यूज्ड एज लीगल डॉक्यूमेंट, मतलब जो लिखा हुआ है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जब भी कोई गवर्नमेंट या लीगली आप कोई डॉक्यूमेंट बनवाते हो, तो उसमें आपको लिखकर रिटर्न देना पड़ता है, न कि आप सिर्फ बोलकर उसका काम चल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। रिटर्न डॉक्यूमेंट्स क्यों लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर में उसका काम आता है, ठीक है। अगला पॉइंट है इट कैन बी सेंड टू मैनी पर्सन एट अ टाइम, इसको बहुत सारे पर्सन्स में एक बार में भेजा जा सकता है। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ राम श्याम से, मौखिक में, ओरल में, तो मेरी बात कौन सुन रहा है, राम और श्याम सुन रहे हैं। अगर मैं कोई मैसेज टाइप करके राम और श्याम को भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है, अब मुझे रमन और सुंदर को भी भेजना है, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड करके उनको भी सेंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इट कैन बी सेंड टू मैनी पीपल्स एट अ टाइम, हम एक समय में बहुत सारे पीपल्स को, बहुत सारे लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता। अगर आपने राम और श्याम से कोई बात बोली है, सुंदर और रमन के लिए आपको वो बात दोबारा बोलनी पड़ेगी। अगला है इट इज़ सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, मतलब जो रिटर्न कम्युनिकेशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी लंबी दूरियों में जो लोग रह रहे हैं, कम्युनिकेट करना है आपको। जैसे आप बैठे हो इंडिया में, आपको कम्युनिकेट करना है पाकिस्तान में, आपको कम्युनिकेट करना है अमेरिका में, तो यहाँ पर रिटर्न कम्युनिकेशंस बेटर रहता है, ठीक है। अगला है इट इज़ इजी टू सेंड अनप्लीजेंट और बैड न्यूज़ थ्रू रिटर्न कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि आपको कोई ऐसी बात बतानी है जिससे कि सामने वाला पर्सन इमोशनल हो सकता है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपकी कोई क्रश है, जैसे आप प्यार करते हो और आप उसे नहीं बता पा रहे हो।
आपको डर लग रहा है बताने में, तो आप क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं, उसको देते हैं, ठीक है। तो लेटर देने के बाद आप वहाँ से गायब हो जाते हैं कि वो पढ़ेगी, उसका जो रिएक्शन होगा देखा जाएगा। लेकिन सामने अगर आप बात बोलोगे, ठीक है, उसका फेस देख के आप घबरा जाओगे, आप बात नहीं बोल पाओगे। तो रिटर्न में क्या एक एडवांटेज है कि जो बैड न्यूज़ होती है या फिर अनप्लीजेंट न्यूज़ होती है, उसको आप लिखकर आराम से बता सकते हो, ईजिली बता सकते हो, ठीक है। अगला है, अ गुड रिटर्न कम्युनिकेशन कैन क्रिएट गुडविल एंड प्रमोट बिजनेस। जैसे मान लो कि एक रिटर्न स्टेटमेंट आपने अच्छा सा बना के दिया बिजनेस वाला, ठीक है। तो बिजनेस के स्टेटमेंट कहाँ रहते हैं, मोस्टली सबके पास रहते हैं। तो जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, जो आपके सप्लायर्स हैं या फिर जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, जब वो आपका वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो आपकी गुडविल है, जो आपकी पॉपुलैरिटी है, वो बढ़ेगी और बिजनेस को प्रमोट होगा, ठीक है। अगला है, एक्ट एज एन एविडेंस। ये क्या करता है, एक सबूत के रूप में एक्ट करता है। जब भी आपको फ्यूचर में कभी कोई बोले कि भाई मैंने तो कभी बोला ही नहीं ऐसा, तो आपसे दिखा सकते हो, देखो रिटर्न डॉक्यूमेंट है मेरे पास, तो मैंने लिख के दिया था, इस डेट को लिख के दिया था, तो आप झूठ मत बोलो, मेरे पास सबूत है। तो एक एविडेंस के रूप में काम करता है। अगला है, यू विल थिंक बिफोर राइट। जब भी हम कोई लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले सोचते हैं, बिना सोचे हम लिख ही नहीं सकते, तो सोच कर लिखते हैं हम। लेकिन ओरल में क्या होता है कि जो भी आया मन में हम बोलते जा रहे हैं, उसको वहाँ करेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर रिटर्न में हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि भाई मैं 24 को आ पाऊँगा, लेकिन आपको पता चला कि 24 को आप नहीं आ सकते, तो आप 26 लिख दोगे कि मैं 26 को आ जाऊँगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, उसको करेक्ट किया। तो ये हो गए एडवांटेजेस। सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड देख लिया तो टेल भी देखना पड़ेगा। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। मैंने बोला था जो ओरल के एडवांटेजेस थे वो रिटर्न के क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस। पहला है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। वहाँ पे टाइम सेविंग था, यहाँ पे क्या हो गया, टाइम कंज्यूमिंग। मतलब टाइम ज़्यादा लगता है। जब कोई बात आप लिखते हो, ठीक है, फिर उसको सेंड करोगे, भेजोगे लेटर, तो उसमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। अ पुअरली रिटर्न कम्युनिकेशन में क्रिएट पुअर इम्प्रेशन। जो आपने खत लिखा है उसमें कहीं पर मिस्टेक्स हैं, अच्छे वर्ड्स नहीं हैं, तो वो क्या करेगा, पुअर इम्प्रेशन डालेगा, ठीक है। जो आप लिख रहे हो उसमें अगर ग्रामर मिस्टेक्स हैं, वर्ड अच्छे नहीं हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको यूज़ करना था कि मैं तुम्हें सातों जन्मों तक नहीं भूल पाऊँगा, जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक मैं तुमसे प्यार करूँगा, आप वहाँ पे वो वर्ड्स नहीं डाल पाए, तो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन पुअर इम्प्रेशन भी क्रिएट करता है। अगला है, देर इज़ नो पर्सनल टच। मतलब इंसान झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, कि किस मूड में है वो आप यहाँ पर नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे हम, किसी ने मुझसे पूछा हाउ आर यू, मतलब आई एम वेरी फाइन, ठीक है। चाहे भले ही मैं बहुत रो रहा हूँ, मैंने क्या लिख के दे दिया, आई एम वेरी फाइन, तो आप सोचोगे यार बड़ा खुश है यार, लेकिन रियलिटी क्या है, मैं सैड हूँ, ठीक है। अगला है, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज नॉट विजिबल। उसमें क्या था, विजिबल थी, इसमें क्या है, नॉट विजिबल। मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज विजिबल नहीं है, नहीं होगी किसमें, रिटर्न में, क्योंकि आपके सामने नहीं है। अगला पॉइंट है, इट इज़ एक्सपेंसिव। रिटर्न कम्युनिकेशन एक्सपेंसिव क्यों है, एक तो टाइम के लिए भी है कि आपको ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। दूसरा क्यों है, क्योंकि आप लेटर भेजोगे तो आपके जो पोस्टल चार्ज है वो देना पड़ेगा, ठीक है। पेज जिस पे लिख रहे हो, ठीक है, ईमेल्स, तो इस पर क्या चार्ज आता है, तो ये कैसा एक एक्सपेंसिव है। अगला है, इट कैन नॉट मेंटेन स्ट्रिक्ट सीक्रेसी। सीक्रेसी मीन्स होता है सीक्रेट्स, इट कैन नॉट मेंटेन स्ट्रिक्ट सीक्रेसी। जैसे मान लो कि मैंने कोई अपनी सीक्रेट बात किसी को बताई, किसमें, ओरल में। जैसे मैंने बोला भाई देख मैं इस लड़की को प्यार करता हूँ, मैंने बोल दिया, ठीक है। अब वो कल बंदा बोल के आ रहा कि तूने मुझसे बोला था कि मैं रिया को प्यार करता हूँ, मैंने कहा बोला भाई पागल हो गया क्या, मैं जानता भी नहीं कौन है रिया, मैंने कब बोला कि मैं रिया से प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे आपने बात क्या कर दी, घुमा दी। अब बंदा बोलेगा यार चल छोड़, क्या तुझसे बात करूँगा, झूठ बोल रहा है, ठीक। लेकिन आप लिख के दे रहे हो लेटर में कि मैं रिया से प्यार करता हूँ यार, उसका ख्याल रखना, ये वो। अब वो बोलेगा भाई रिया से प्यार करता है ना, तो आप यहाँ नहीं बोल सकते कि मैं नहीं करता, क्योंकि आपने रिटर्न प्रूफ दिया है। तो ये क्या है, इट कैन नॉट मेंटेन स्ट्रिक्ट सीक्रेसी। जो आपने सीक्रेट ओपन कर दिए रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में, वो अब मेंटेन नहीं रह सकते। अगला है, पॉसिबिलिटी ऑफ मिस कम्युनिकेशन। मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन में आपने कोई और बात बोली है, लेकिन पढ़ने वाला उसमें कुछ और समझ सकता है। आप उसके सामने नहीं हो जो आप उसको करेक्ट कर दो कि भाई मैंने ये नहीं, ये बोला है।
तो जो भी वो समझेगा, जो भी वो डिकोडिंग करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करेगा मैसेज को, वो इन्फॉर्मेशन रिसीवर उसी के हिसाब से फीडबैक देगा। आपने क्या लिखा है वो कुछ और समझा तो उसमें एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसमें मिस कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम रहता है। अगला है नो क्विक फीडबैक और अवॉइडेंस। मतलब कि जो फीडबैक है आपको तुरंत नहीं मिलेगा। जैसे आपने लेटर लिखा अपने फ्रेंड को, तो आप वेट करोगे उसके खत का आने का। तो इस रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या हुआ, आपको फीडबैक तुरंत नहीं मिला, एट द पॉइंट नहीं मिला। तो ये हो गए डिसएडवांटेजेस। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, जो हमने 7 C's देखे थे पहले। किसमें? प्रिंसिपल ऑफ इसेंशियल कम्युनिकेशंस। तो प्रिंसिपल ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इसेंशियल कम्युनिकेशंस दोनों सेम है, ठीक है। तो उसमें लिखा है एग्जैक्टली सिमिलर टू प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस थे वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशंस है। तो पहला है क्लियरिटी, मतलब स्पष्टता, एक क्लियर मैसेज होना चाहिए। दूसरा है कंप्लीटनेस, मतलब पूरी तरह या संपूर्णता, एक कंप्लीट मैसेज होना चाहिए। तीसरा है कॉन्साइसनेस, मतलब ब्रीफ, संक्षिप्त, छोटे थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना, ये होना चाहिए। चौथा है कंसीडरेशन, मतलब सोच विचार कर, आप क्या बोल रहे हो वो सोच विचार कर मतलब उस इंसान के जगह पर, रिसीवर की जगह पर या ऑडियंस की जगह पर खुद को रख कर देखो, ठीक है, कि अगर वो बात आप सुनते तो आपको कैसा फील होता। तो ऐसे कंसीडर करके आपको बात बोलनी है। पांचवा है कर्टसी, मतलब विनम्रता, एक फ्रेंडली अच्छी तरीके से आपको अपनी जो कम्युनिकेट करना है। सिक्स्थ है करेक्टनेस, मतलब शुद्धता, जो आपका मैसेज है उसमें करेक्टनेस होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट है कॉन्क्रीटनेस, मतलब टू द पॉइंट मैसेज, जो आप मैसेज भेज रहे हो वो कैसा होना चाहिए, विद फैक्ट्स और टू द पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं आप घुमा फिरा के उसमें रबड़ी मसाला सब कुछ मिला के बता रहे हो, तो उससे क्या होगा कि रिसीवर है वो घूम जाएगा, और घूम जाएगा उसको समझ में नहीं आएगा, वो आपकी बात सुनना पसंद नहीं करेगा। गूगली मत फेंको, सीधा बोलो, ठीक है। आगे जो टाइप है वो है विजुअल एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन था उसका तीसरा पार्ट है विजुअल एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल वर्ड को हम समझते हैं, विजुअल मीन्स होता है, जैसे विजुअल मतलब क्या है, आंखों से देखने वाला, विजुअल, ठीक है। विजन मतलब दृष्टि, इसमें समझते हैं क्या होता है। ऑडियो मीन्स होता है साउंड, तो विजुअल एंड जो हमें दिखता है, एंड ऑडियो विजुअल जो हमें दिखता भी है और सुनाई भी पड़े, ऐसे कम्युनिकेशन। एक तो जो हमें दिखता है और दूसरा जो दिखता भी है और सुनाई भी पड़े, ऐसे कम्युनिकेशन, ये टाइप है, ठीक है। इसको समझते हैं। सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन। मतलब आपने किसी वर्ड का यूज़ नहीं किया। सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस, मतलब मैसेज को भेजना और समझना किसके थ्रू, इमेजेस और पिक्चर के थ्रू, ठीक है। पिक्चर या इमेजेस के थ्रू किसी मैसेज को भेजना और समझना क्या कहलाता है, विजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो किसी ने पूछा हाउ आर यू, आपने इमोजी भेज दिया सैड वाला, आपने कुछ नहीं बोला आई एम फाइन, कुछ नहीं बोला, आपने क्या वो भेजा, एक इमोजी भेज दिया सैड वाला, तो वो समझ जाएगा कि आप सैड हो। आपने भेज दिया हैप्पी वाला, तो समझ जाएगा कि वो आप कैसे हो, हैप्पी हो। तो वो कौन सा कम्युनिकेशन है, विजुअल कम्युनिकेशन है। जैसे यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें एक सर्कल में एक सिगरेट है और वहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, मतलब नो स्मोकिंग जोन, जहाँ पर स्मोकिंग अलाउ नहीं होती है वहाँ पे ऐसा निशान देखने को मिलता है। तो आप समझ जाते हो कि यहाँ पे सिगरेट पीना या धूम्रपान करना मना है। तो वहाँ पे लिखा नहीं है कि धूम्रपान करना मना है, सिर्फ उस निशान से समझ गए आप कि यहाँ पे धूम्रपान करना मना है। वैसे ही जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं या फिर कंपनियां होती हैं, वहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ टॉयलेट के सामने, वॉशरूम के सामने, जेंट के सामने जेंट का बना होता है और लेडीज सामने लेडी का बना होता है, एक पिक्चर। तो आप समझ जाते हो कि इसमें जेंट्स जाएंगे, इसमें लेडीज़ जाएंगी, ठीक है। whereas audio visual communication is a combination of sound and sight। जो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है वो साउंड और साइट, मतलब विजुअल और ऑडियो, देखना और सुनना, दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। और ये बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा जो मास मीडिया है उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। समझते हैं इसको। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इज एनी चैनल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस थ्रू व्हाट वन कैन हियर और सी। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक चैनल होता है किसका, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस थ्रू व्हाट वन कैन हियर और सी, मतलब जो उसको देख सकता है और सुन सकता है, ऐसे चैनल्स उसको हम बोलते हैं ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। एग्जांपल टेलीविज़न, न्यूज़, मूवीज़। जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं
ठीक है, उसमें हमको दिख भी रहा है और हम उसको सुन भी रहे हैं। अगर हम दिखने वाला हटा दें, सिर्फ सुन रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आएगा। अगर हम सिर्फ सुनने वाला हटा दें और सिर्फ देख रहे हैं तब भी समझ में मूवी नहीं आएगी। मतलब उसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। इसके कुछ एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ विजुअल एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन दोनों कंबाइन देखते हैं। पहला है इट रीचेस मैनी पीपल। जो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है या विजुअल कम्युनिकेशन है वो क्या करता है, बहुत सारे लोगों पर पहुंच जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ईजिली पहुंच जाता है। जैसे मान लो कि मैंने बोला था कि जो मोदी जी हैं, जब पूरे कंट्री को संबोधित करना होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, तो वो क्या करते हैं, मीडिया का साथ हेल्प लेते हैं, न्यूज़ चैनल पे जाके इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर उनकी जो बात है न्यूज़ के थ्रू पूरे देश में फैल जाती है। मतलब थोड़े समय में पूरे बहुत बड़े कंट्री में बात पहुंच जाती है। तो ये क्या है, इट रीचेस मैनी पीपल। दूसरा है सुइटेबल वेयर रिसीवर्स आर इलिटरेट। मतलब कुछ लोगों को पढ़ना नहीं आता, क्या लिखा हुआ पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो सुन के समझ सकते हैं। जैसे गांव के लोग हैं, उनको हिंदी भाषा आती है लेकिन पढ़ना नहीं आता, ठीक है, तो वो समझ सकते हैं। या छोटा बच्चा जिसने अभी तक ABCD नहीं सीखी है, वो ये जानता है कि पापा मारेंगे, बट उसको अगर लिख के दिया पापा मारेंगे तो वो नहीं पढ़ पा रहा है। तो ऐसे लोग जो इलिटरेट है, जो अनपढ़ है, उनके लिए ऑडियो विजुअल या विजुअल कम्युनिकेशन एक बेटर साधन है। अगला है सेव्स टाइम। जब हम कोई चीज़ देखते हैं या पिक्चर, जैसे मान लो कि कहीं पे लिखा हुआ है नो स्मोकिंग जोन, यहाँ पर सिगरेट पीना मना है, और यहाँ पे फोटो लगा है, तो फोटो से समझ जाएंगे कि यहाँ पे धूम्रपान करना मना है। तो जो टाइम है वो क्या होता है, इससे सेव होता है, ठीक है। अगला है पॉपुलर। मतलब जो ये विजुअल एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन ये कैसा है, पॉपुलर हो रहा है, एक प्रसिद्ध है। अभी के टाइम में सभी लोग जैसे इसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर टेप वो जो टाइम है वो सेव हो रहा है, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम लगता है, कि एक सब पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, लेकिन टीवी में सामने बोल रहा है, उसको हम सुन रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉपुलर हो चुका है। अगला है डिसीजन मेकिंग इज क्विकर। अब जब भी ऑडियो विजुअल या फिर विजुअल कम्युनिकेशन होता है, जैसे मान लो कि आप किसी कंपनी के ग्राफ्स देख रहे हैं कि इस 2018 में इतनी ग्रोथ की, 19 में थोड़ा डाउन आया, 20 में और बढ़ी, 21 में और बढ़ी, तो आपको डिसीजन जल्दी बना सकते हो, ठीक है। वहीं पे कहीं पर उसका लिखा हुआ रखा है कि 18 में उसने ये किया, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसमें से पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, ग्रोथ हुई कि नहीं हुई वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितनी हुई वो करना पड़ेगा। लेकिन बार ग्राफ में क्या है, आप देख रहे हो कि 2018 में कितनी थी, 19 में कितनी हो गई। तो एक पिक्चर के थ्रू आपने क्या किया, डिसीजन आपका जल्दी बन जाएगा। अगला है हेल्पफुल इन पब्लिसिटी। जब भी आपको पब्लिसिटी करनी होती है तो उसमें क्या करता है, ये हेल्पफुल रहता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया ग्रोथ ऑफ कंपनी, अगर आप बार ग्राफ दिखा रहे हो कि मेरी कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, तो उससे क्या होगा, आपकी पब्लिसिटी होगी, ठीक है। अगला है लास्टिंग इफेक्ट ऑन द रिसीवर। मतलब जो रिसीवर है, जैसे मूवीज़ है, ठीक है, मूवीज़ जब कोई बंदा देखता है, जैसे आप मूवी देखते हो तो जो उसकी स्टोरी आपके माइंड में रहेगी कि कहाँ पे किसने डायलॉग मारा था, कौन सा डायलॉग मारा था, ठीक है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझाए क्या, फायर हूँ मैं। मतलब छोटे छोटे बंदों को ऐसे डायलॉग्स पता होंगे कि कहाँ पे उसने कैस उस लड़की को प्रपोज किया था, कहाँ पे गुंडे ने क्या बोला था। तो ये जो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है, इससे क्या होता है कि लोगों को लास्टिंग, मतलब वो चीज़ याद रहती है ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। अगला है इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज। समझने के लिए आसान रहता है और आप उसे याद कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये सभी है इसके एडवांटेजेस। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ विजुअल एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन पे। पहला है कैन ओनली बी यूज्ड बाय पीपल हु कैन सी। सिंपल है कि जो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है या कम्युनिकेशन विजुअल कम्युनिकेशन है, वो कैसे होता है, पिक्चर्स और इमेजेस से होता है। जिसकी आंखें नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो कैन ओनली बी यूज्ड बाय पीपल हु कैन सी। जो लोग देख सकते हैं उनके लिए ही ये है, जो नहीं देख सकते उनके लिए नहीं है। अगला है एक्सपेंसिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। देखो ऑडियो विजुअल और विजुअल कम्युनिकेशन में क्या चाहिए, आपको कैमरा चाहिए, ठीक है, अलग टाइप की पिक्चर्स चाहिए, बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए, तो ये कैसा है, एक्सपेंसिव है। तीसरा पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग। आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, फिर उसको शेयर करना पड़ता है, तो ये कैसा है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है। अगला है समटाइम्स मोर कॉम्प्लेक्स। आपने कोई पैराग्राफ या फिर बारग्राफ लिख दिया या फिर कोई पिक्चर दिखा दी, उसको समझना कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। फिर आप नीचे उसके क्या करते हो, डिस्क्रिप्शन देते हो कि इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ। तो ये कभी कभी क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। अगला है टेक्निकल प्रॉब्लम्स। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में क्या हुआ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे आप
देख भी रहे हो और मेरी आवाज़ भी सुन रहे हो, और बीच में कहीं पे प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क प्रॉब्लम, या मेरा नेटवर्क स्लो हो गया, या फिर स्क्रीन अच्छे से आपको शो नहीं कर रही, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अच्छे से पास नहीं हो पाएगी। तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी इसमें आती हैं। ठीक है। तो अगला जो इसका लास्ट वर्बल कम्युनिकेशन का जो लास्ट पॉइंट है वो है साइलेंस कम्युनिकेशन। अब लग रहा होगा साइलेंस कम्युनिकेशन क्या होता है यार, मतलब कम्युनिकेशन होता है बातचीत करना, अब जब बोलेगा ही नहीं यार तो साइलेंस का मतलब क्या है, शांत रहने से कौन सा कम्युनिकेशन होता है? भाई ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन है, चलो इसको समझते हैं। साइलेंस जनरली मीन्स अब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ नॉइस, मतलब किसी भी टाइप का नॉइस ना हो। वट इन कम्युनिकेशन इट इज सीन एज अब्सेंस ऑफ स्पीच। साइलेंस का मतलब होता है कि नॉइस ना हो, शोर शराबा ना हो, मतलब शांति हो, साइलेंस। लेकिन कम्युनिकेशन में इसका क्या होता है, एब्सेंट ऑफ स्पीच, जहाँ पे कोई स्पीच ही ना हो, जहाँ पे कोई बातचीत ही ना हो, जहाँ पे कोई वर्ड्स ही ना हो, जहाँ पे कुछ बोलना वर्ड मतलब कोई बातचीत ना हो, उसे हम बोलते हैं साइलेंस। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पापा जी आपको डांट रहे हैं, उन्हें जवाब देने से समस्या बढ़ सकती है, ऐसी सिचुएशन में साइलेंस रहना ही बेहतर होता है। मतलब क्या है, जैसे कि कोई आपके बॉस है कंपनी के, ठीक है, आपने कोई काम किया, आप लेट आए तो आपको डांट रहा है वो, और आपने गुस्से में आके उसको सुनाना शुरू कर दिया, सर आपकी ये कंपनी ऐसी है, बहुत सारी कंपनियां हमारे पास हैं, ऐसे ऑफर तो मैं ठुकरा देता हूँ, आप अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो लेकिन आपसे गलती हो गई है, बॉस गुस्से में वो आपको डांट रहा है, बट आपके अंदर ईगो है, आपने क्या किया, उसको सुनाना शुरू कर दिया, ऐसी कंपनियों को तो मैं कब का छोड़ देता, बस वो थोड़ा सा कंपनी के लिए थोड़ा प्यार है इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, तो आपने क्या किया, उस बॉस को जवाब दिए, आप साइलेंस नहीं रह पाए, तो बॉस क्या करेगा, भाई जाओ, आप जिस कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है उसमें जाओ, आप अच्छे से जाके काम करो। आपको उस कंपनी से निकाल देगा तो आपको नौकरी से हाथ धोने पड़े। तो साइलेंस एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस है साइलेंस कम्युनिकेशंस के, देखते हैं। सेव्स फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट, मैंने भी बताया था कि परेशानी से बचा सकता है, अगर आप नहीं बोलते तो आप परेशानी से बच जाते, लेकिन आपने अपना मुंह खोल दिया तो आप परेशानी में फंस गए। दूसरा है सेल्फ कंट्रोल, जब भी जिस इंसान जो साइलेंस रहना जिस जो साइलेंस रह सकता है उसके अंदर क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल करने की क्षमता होती है, खुद को कंट्रोल करना वो जानता है। तीसरा है अट्रैक्ट्स एप्रिसिएशंस, मतलब जब आप साइलेंट रहते हो तो जो लोग आपको देख रहे हैं, जैसे आपके पापा जी आपको डांट रहे हैं, आप साइलेंट आराम से उनको सुन रहे हो, तो जो लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर आपका एक अच्छा अप्रिसिएशन जाएगा, अप्रिसिएट करेंगे आपको कि बंद कितना अच्छा लड़का है, पापा की डांट भी सुन रहा है, उसको अच्छे सही ढंग से ले रहा है। नहीं तो कुछ लोग होते हैं कि बस वहाँ से चल देते हैं या कुछ भी उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं, तो वहाँ पे लोग जो सुन रहे हैं आपको आपको अप्रिसिएट करेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है गिव्स टाइम टू थिंक, जब आप साइलेंट हो, कोई आपको कुछ बोल रहा है या डांट रहा है, तो आपके पास टाइम होता है सोचने का कि मैं इनको कैसे समझाऊं, तो वहाँ पे आपको टाइम मिल जाता है सोचने का। अगला है समटाइम्स मोर इफेक्टिव, साइलेंस क्या करता है, कभी कभी बहुत बहुत इफेक्टिव भी रहता है, जैसे आप शांति से सुन रहे हो, ठीक है, तो वो एक इफेक्टिवनेस डालता है, जो आपका पर्सनैलिटी है उसमें इफेक्टिवनेस बढ़ाता है। तो ये हो गए एडवांटेजेस। अब आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ साइलेंस कम्युनिकेशन पे। पहला है मे बी मिसअंडरस्टूड एज साइनेस, अब आप शांति से सुन रहे हो, कोई बोले जा रहा है, आप शांति से सुन रहे हो, तो लोग क्या बोलेंगे, यार पागल है, मतलब शर्मिंदगी महसूस हो रही बोलने में। या फिर आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया, आप बस शांति से खड़े हो, साइलेंटली खड़े हो, कुछ बोल ही रहे हो, तो लोग क्या कहेंगे कि शर्म आ रही है इसको। ठीक है। दूसरा है मे इन्फर एस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर लोग बोलेंगे इसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है। तीसरा पॉइंट है पीपल में लाफ, लोग आपका मजाक बना सकते हैं तो कैसा भोंदू की तरह जाके खड़ा हो गया, कुछ तो बोल, आपका मजाक बना सकते हैं साइलेंस कम्युनिकेशन में। और अगला पॉइंट है डिस्करेज स्पीकर्स फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स, मान लो कि कोई स्पीकर है जो अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो आपको बता रहा है, आपको समझा रहा है, आप शांति से बस खड़े हो, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, फीडबैक नहीं दे रहे हो, तो वो बताना बंद कर देगा एक टाइम पे कि भाई तू सुन ही नहीं रहा है, तेरा ध्यान कहाँ है। तो उससे क्या होता है, डिस्करेज हो जाता है, जो स्पीकर है जो बता रहा है वो बताना बंद कर देता है। ठीक है। तो ये आपके हो गए डिसएडवांटेजेस ऑफ साइलेंस कम्युनिकेशंस के। आगे बढ़ते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी हमने देखा था वर्बल मीन्स जिसमें वर्ड्स का यूज़ हुआ हो, नॉन वर्बल मीन्स जिसमें वर्ड्स का यूज़ ना हुआ हो। तो यहाँ पे आते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मीनिंग या मैसेज विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स आइदर रिटन और स्पोकन इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब मैसेज या मीनिंग को दूसरे इंसान तक पहुंचाना, कन्वे करना, किसके, विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड, शब्दों के बिना,
चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो, उसे हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसके टाइप्स होते हैं, उनको देखते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पहला होता है फेशियल एक्सप्रेशंस, मतलब जो चेहरा है उसके एक्सप्रेशन से हम क्या करते हैं, अपनी बात बताते हैं। जैसे जस्ट बाय यूजिंग आवर फेस वी कैन एक्सप्रेस वेरियस फीलिंग्स, अपने फेस का यूज़ करके हम बहुत सारी फीलिंग्स को दर्शा सकते हैं। आपने अगर चेहरा आपका उतरा हुआ है तो मतलब आप सैड हो, आपके चेहरे पे मुस्कान है तो आप खुश हो, ठीक है। आपने अपने दांत चबा रखे हैं मतलब आप एंग्री हो, ठीक है। आपने अपना चेहरा घुमा रखा है मतलब आप बात करना नहीं चाहते। तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं जो हम बिना बोले भी दर्शा सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस। दूसरा होता है हैप्टिक्स, जिसे हम बोलते हैं टच, मतलब कि किसी इंसान को टच करके आप कोई बात बताओ, उसे हम बोलते हैं हैप्टिक्स या टच। इसमें आता है ट्रांसमिटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन थ्रू टच, मतलब टच के द्वारा किसी को समझाना क्या कहलाता है, हैप्टिक्स कहलाता है। इसको डीपली समझते हैं। जैसे मान लो कि आपने कोई आपके पास आया, आप उसे हैंड शेक किया, तो उसका मतलब है कि आप उसका वार्म वेलकम कर रहे हो, उसका स्वागत कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया हैंड शेक करने से, आपने बोला नहीं है ये और मोस्ट वेलकम नहीं बोला आपने, बस हैंड शेक किया, तो वो समझ जाएगा। इससे क्या समझ में आता है कि आप वेलकम कर रहे हो। दूसरा है होल्डिंग, या फिर किसी ने हैंड शेक किया, आपने हैंड अपना पीछे हटा लिया, मतलब आप उसके आने से खुश नहीं है। दूसरा है होल्डिंग हैंड्स, आपने किसी का हाथ पकड़ रखा है, मतलब आप उसके दोस्त हो, आप उसका साथ निभाने के लिए तैयार हो। तीसरा है किसिंग, आपने किसी को किस किया, मतलब आप उससे प्यार करते हो, आप उससे प्रेम करते हो, उसे खोना नहीं चाहते। अगला है बैक स्लैप, बैक स्लैप कब करते हैं, जब कोई अच्छा काम करता है, ठीक है, या शोल्डर पैट से बोल सकते हैं, बैक स्लैप या शोल्डर पैट। जैसे मान लो कि टीचर है, ठीक है, किसी बच्चे ने अच्छी स्पीच दी तो वो उसके कंधे पर थपथपाता है, उसे हम बोलते हैं शोल्डर पैट। तो उससे क्या होगा कि आप उसे कॉन्फिडेंस लेवल दे रहे हो, आप उसे मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ टच होते हैं जिनसे हम अपनी कम्युनिकेशन को करते हैं। ये कौन से टाइप है, नॉन वर्बल के टाइप है। तीसरा है प्रॉक्सिमिक्स, मतलब इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पेस एंड डिस्टेंस एंड कम्युनिकेशन। इसको समझते हैं। देखो, जब भी हम किसी अनजान व्यक्ति से बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ी दूरी पे खड़े होकर बात करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा अगर करीब आएंगे तो अच्छा फील नहीं होता है। और वैसे ही अगर कोई हमारा करीबी इंसान है, जैसे हमारी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, तो हम चिपक के बात करते हैं, बहुत पास आके बात करते हैं, क्योंकि उससे क्या है, जो हमारा रिलेशनशिप है वो समझ में आता है। जैसे मान लो किसी इंसान से दूर होकर बात कर रहे हैं तो समझ जाओगे कि ये इंसान इसके लिए अजनबी है। जिसके बिल्कुल पास बैठ के बात कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं ये क्लोज है। तो इससे आप समझ सकते हो, इससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि इंसानों में कौन सा रिलेशन है। इसको डीपली समझते हैं। जब हम किसी अनजान व्यक्ति से बात करते हैं तब थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, और जब वह करीब आता है तो अनकंफर्टेबल महसूस होता है, लेकिन जब किसी दोस्त से बात करते हैं तो दूरी घट जाती है, ठीक है। तो यही था पॉइंट। अगला देखते हैं, 10 देर आर डिफरेंट स्पेस डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सनस कम्युनिकेटिंग, जो पर्सनस के साथ रिश्ता है उसके हिसाब से हमारी दूरियां या डिस्टेंस भी हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। चौथा है आर्टिफैक्ट, मतलब इट इज़ रिलेटेड टू द अपीयरेंस ऑफ पीपल हाउ दे ड्रेस, मतलब इंसान के दिखावा से, इंसान के पहनावा से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, हम बात समझ जाते हैं कि इंसान कैसा है। जैसे मान लो कि एक इंसान वाइट कोट पहने हुआ है और गले में उसके जो डॉक्टर पहनते हैं, क्या बोलते हैं उसे, तो वो उसके वाइट कोट पहना हुआ तो समझ जाओगे कि वो डॉक्टर है, ठीक है। और वैसे ही कोई इंसान अगर पुलिस की वर्दी पहने हुआ तो समझ जाओगे कि ये पुलिस में है। कोई इंसान आर्मी की वर्दी पहना तो समझ जाओगे कि ये आर्मी में है। किसी इंसान क्या बोलते हैं, किसी इंसान की बाल छोटे छोटे हैं, कटिंग है आर्मी वाली, तो समझ जाओगे कि ये कोई बंदा किससे है, आर्मी से है। मतलब आप इंसान की ड्रेस को देखकर आप समझ जाएंगे कि इंसान, आप जैसे पूछोगे व्हाट आर यू या फिर व्हाट डू यू डू, तो आपको वो नहीं पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ गए हो। जैसे कोई इंसान यूनिफॉर्म पहना हुआ है, स्कूल में आप गए, बहुत सारे बच्चे यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे हैं, तो समझ जाएंगे कि स्टूडेंट्स हैं। कुछ अलग से हैं जो कि एक सिमिलर टाइप की ड्रेस पहन रखे, तो समझ जाएंगे कि टीचर्स हैं। तो आपको हमें पूछना नहीं पड़ेगा, आपने कम्युनिकेट खुद से कर लिया। कैसे कर लिया, आर्टिफैक्ट्स के द्वारा, ठीक है। पांचवा है पैरा लैंग्वेज, मतलब पैरा लैंग्वेज दो वर्ड से बना है, लाइक लैंग्वेज, मतलब भाषा की तरह जो वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। को हम समझते हैं इसको। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे रेट, पिच, वॉल्यूम, वोकल फिलर्स, रिदम ऑफ द स्पीच। जैसे मान लो कि कहीं पर
जो अभी मैंने आ वर्ड किया था, मैं कुछ बोलने वाला था लेकिन उसके बीच में स्पेस नहीं देकर मैंने आ वर्ड का यूज़ किया, तो ये किस में आ जाएगा, पैरा लैंग्वेज में आ जाएगा। जो हमारी वॉल्यूम है, जैसे हम कोई वर्ड बोल रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, मैंने किस में बोला, एक गुस्से वाली आवाज़ में बोला, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, इधर आओ, इधर आओ। तो इसमें दोनों में डिफरेंस है। एक इधर आओ, इसमें क्या आ रहा है कि मैं उसे गुस्से में बुला रहा हूँ, इधर आओ मतलब प्यार से बुला रहा हूँ। तो ये हो गया, ये किस में आते हैं, पैरा लैंग्वेज में, ठीक है। 6 पॉइंट है पोस्चर। पोस्चर इज द वे अ पर्सन स्टैंड्स और सिट, मतलब एक इंसान के खड़े होने और बैठने के तरीके से आप समझ जाओगे। इसलिए क्या समझते हैं, जैसे इंसान खड़ा हुआ है लेकिन उसके मतलब थकान से खड़ा हुआ है, कुछ पैर टेढ़े मेढ़े करके खड़ा है, मतलब आप समझ जाओगे कि ये टायर्ड है, ठीक है। कोई बैठा हुआ है, सुस्ती में बैठा हुआ है, तो समझ जाओगे कि ये इंसान थोड़ा सा सैड है या फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, ठीक है। तो ये किस में आते हैं, पोस्चर में आते हैं। तो इसमें द पोस्चर ऑफ अ पर्सन वाइल स्पीकिंग इंडिकेट्स इज मेंटल स्टेट। जब कोई बोलता है तो उसके जो पोस्चर्स होते हैं उससे समझ जाते हैं कि इसकी जो मेंटल स्टेट है वो कैसी है, ये रिलैक्स्ड है, कॉन्फिडेंट है, अटेंटिव है या इम्पेशेंट है। मतलब कॉन्फिडेंस अंदर है कि नहीं है, किसे समझेंगे, पोस्चर से, ठीक है। अगला होता है गेस्चर्स, मतलब होता है इशारे, ठीक है। गेस्चर्स इज अनदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन विच बॉडली पार्ट ऑफ द बॉडी पर्टिकुलरली हैंड्स एंड फेस, मतलब हाथों और फेस के द्वारा जो हम इशारे करते हैं उन्हें हम बोलते हैं गेस्चर्स। जैसे हमने वेविंग किया, ठीक है, कोई जा रहा, हमने यहाँ से हाथ ला दिया, तो मतलब क्या है कि हम बाय बोल रहे हैं, कि बाय बाय हम जा रहे हैं। उसके बाद पॉइंटिंग, जैसे मैंने बोला, किसी ने पूछा कि किसने तुम्हें मारा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने राम ने मारा था, मैंने हाथ कर दिया राम की तरफ, उंगली कर दी, पॉइंट आउट कर दिया, मतलब राम ने मारा। तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगला है यूजिंग फिंगर टू इंडिकेट न्यूमेरिक, मतलब कि किसी ने पूछा कितनी रोटी खाओगे, तो मैंने 4 ना बोल के क्या कर दिया, 4 उंगली दिखा दी, तो वो समझ जाएगा कि मैं 4 रोटी खाने वाला हूँ। अगला, तो ये हो गए इसके पॉइंट गेस्चर्स के। अगला है बॉडी लैंग्वेज, मतलब बॉडी की भाषा। जब भी हम कोई बात करते हैं तो अपने कुछ ना कुछ बॉडी के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं कोई बात कर रहा हूँ तो उसमें हैंड का यूज़ करता हूँ, तो हम समझ जाएंगे बॉडी लैंग्वेज। जो लोग सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज समझ जाता है कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स बॉडी मूवमेंट। बॉडी लैंग्वेज एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें क्या होता है, बॉडी का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, बॉडी के हिलने डुलने से वो इन्वॉल्व होता है। फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी पोस्चर, गेस्चर्स, आई मूवमेंट, टच, ऑल कैन बी इजिक्ट इन बॉडी लैंग्वेज। ये सभी किसके पार्ट है, बॉडी लैंग्वेज के पार्ट है, ठीक है। ये हो गए आपके 8 टाइप्स ऑफ कौन से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब आते हैं इफेक्टिवनेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के, इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। पहला है पे क्लोज अटेंशन टू नॉन वर्बल सिग्नल्स। जो सेंडर है, ठीक है, वो कौन से सिग्नल्स कर रहा है या फिर वो कौन से इशारे कर रहा है। देखो उसमें बातचीत तो होती नहीं है, वर्ड्स होते नहीं है, आपको उसके सारे समझने पड़ेंगे कि वो किसका इशारा कर रहा है, ठीक है। वो इशारा कर रहा है खाना खाने का, या फिर इशारा कर रहा है पानी पीने का, आप उसे ला के दे दिए कोल्ड ड्रिंक या ला के दे दिए दारू, भाई पी ले, तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। तो आपको समझना है, अटेंशन देनी है उसके इशारों पे, उससे समझोगे कि आप वो क्या बताना चाह रहा है। अगला है यूज़ गुड आई कांटेक्ट। जब भी आप बात करते हो तो जो आपका आई कांटेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बात करते समय आपका ध्यान, आंखें कहीं और हैं और बात किसी और की कर रहे हो, ठीक है। जैसे सामने कोई लड़की बैठी, आप बोल रहे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन देख रहे किसी और की गर्लफ्रेंड को, तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। अगला है फोकस ऑन टोन ऑफ वॉइस। जो आपकी वॉइस है उसका जो टोन है उसको फोकस करो। अगर आप कोई सैड बात कर रहे हो तो उसमें सैड आना चाहिए। जैसे कोई बोला कि यार तेरे साथ ऐसा हुआ मैं बहुत दुखी हूँ, यार तेरे साथ ऐसा हुआ मैं बहुत दुखी हूँ, मतलब हंसते भी जा रहे हो और उसका दुख भी प्रकट करते जा रहे हो, तो बंदा सोचेगा यार इसे मज़ा आ रहा है, मतलब मेरे दुखी होने पर इसको मज़ा आ रहा है, मेरी प्रॉब्लम होने पर इसे मज़ा आ रहा है। जो टोन है वॉइस का वो अच्छा होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, ठीक है। अगला है बी अवेयर दैट सिग्नल्स कैन बी मिसरीड। आप कुछ और सिग्नल कर रहे हो लेकिन कोई दूसरा उसको मिसरीड कर सकता है, ठीक है, तो सुबह क्या करना है, आपको अवेयर रहना है। अगला है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, किसकी, उन वर्बल्स नॉन वर्बल्स जो इशारे हैं उनको समझने की, और इशारे कैसे देने हैं जिससे कि गलत इम्पैक्ट ना पड़े, बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की, फेशियल एक्सप्रेशंस को इम्प्रूव करने की, आई कांटेक्ट को इम्प्रूव करने की क्या करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस 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 करनी पड़ेगी। थैंक यू।